ओके जी, ट्रांसफार्मर का ये हमारा प्रैक्टिकल है और इसमें मैंने आपको बता रही थी कि हम इसे यही सर्किट कंपोनेंट यूज करके इसमें हम डिफरेंट जो है ना वो टास्क जो है वो पूरे करेंगे। मतलब इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स, आपको पता है ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स भी की वेरिएशन हो सकती है, करंट की वेरिएशन, वोल्टेज की वेरिएशन, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स आपस में लिंक हैं। ये जब हम इसकी भी थ्योरी करेंगे तो उसमें भी देखेंगे और जब हम इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक प्रैक्टिकल में आपने कोई 4 से 5 प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है। थ्योरी सबके लिए एक ही होगी, जो मैं थ्योरी अभी आपको करवाऊंगी वो आप समझ लें कि थ्योरी तो ज़ाहिर है ट्रांसफार्मर के बारे में होगी, उसके फंक्शन के बारे में वो तो कॉमन होगी, बट ये कि पैरामीटर्स जो हैं वो आपने डिफरेंट करने हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स जब आप स्टडी करेंगे तो डिफरेंट फिर उनके लिए ग्राफ जो है वो बनेंगे। मतलब आप ये कह लें कि एक प्रैक्टिकल के आपने इसको 4 से 5 अरेंजमेंट्स में यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर को ही डिस्कस करना है। ये आपको जो मेन डायग्राम नज़र आ रही है ये ट्रांसफार्मर की डायग्राम है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका हम पहले वर्किंग और थ्योरी देखेंगे, फिर मैं इसको आपको प्रॉपर इसकी डायग्राम के बारे में इलस्ट्रेशन करेंगे। ये आपको मैं ऑलरेडी इनसे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, जो हम इसमें यूज़ करते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इसकी मैंने शायद आपको उस दिन एक डायग्राम दिखाई भी थी जिसमें कि ये आपके डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं, ठीक है। इस दिन आपको मैंने इसका प्रोसेस भी बताया था कि इसको हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सबको मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि ये इसमें रियोस्टेट है जो कि रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए यूज़ करता है। इसकी ये जो प्रॉब है ब्लैक कलर की, ये मूव करती है जिससे हम रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी रेड एंड ब्लू जो है वो कनेक्टिंग वायर्स हैं, प्लस ये इसमें जो हम सप्लाई यूज़ करेंगे वो ये है आपके पास जो पावर सप्लाई है, ये फ्रीवी की पावर सप्लाई है हमारे पास। ये जिसकी नॉब को वेरी करके हम वोल्टेज की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें दोनों ही पर्पज़ के लिए आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एसी सप्लाई किसी सर्किट में देनी है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डीसी में भी। ये इसमें डिफरेंट नॉब आपको नॉब नज़र आ रही हैं, ये एसी सप्लाई के लिए और ये डीसी सप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ कम जो है ना वो कंपोनेंट्स का आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो इसमें जो आपके इसके अलावा ये लगा हुआ है आपके पास कनेक्शन बॉक्स जो है, यानी कि ये इसमें आपका स्विच कह सकते हैं, 2 वे स्विच वो कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको सर्किट से ऑन ऑन करवा रही हूँ कि हमने इस तरह से ट्रांसफार्मर को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसकी जो डिटेल के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी मैम। यस यस मैम। हाँ जी, तो अभी हम पहले थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की वर्किंग देख लेते हैं। आई होप सो कि आपने इसको पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इसकी वर्किंग के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो सेम उसी चीज़ों को मैं कुछ 2-4 चीज़ें जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि आप लोग उनको रिवाइज़ कर लें। तो जो आपको पता है कि जो आपका जो है स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस करता है, वो जो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो अगर आपसे वैसे भी पूछा जाता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन जो है वो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पे यूज़ करती है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम दिखाई थी उसमें भी आपको ट्रांसफार्मर के 2 पार्ट नज़र आ रहे थे। तो वो बेसिकली वो ट्रांसफार्मर की सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है। तो जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं तो तब आप यही कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 जो है वो सेपरेट वाइंडिंग्स होती हैं जो कि सेम सिलिकॉन या स्टील कोर पे उनको
लैमिनेट किया होता है, यानी कि सेम ही उनकी कोर होती है। आयरन कोर भी इसे यूज़ कर लेते हैं, सिलिकॉन स्टील कोर भी यूज़ कर लेते हैं, जिसके ऊपर वो वाइंडिंग्स जो है वो माउंट की होती हैं, ताकि वो सिंगल कोर पे उनको वाइंड किया जाता है, ताकि उनका आपस में कनेक्शन रहे। मतलब वाइंडिंग्स टू टाइप्स की हैं, बट कोर जो है वो उनकी कॉमन है। उसी कॉमन कोर की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है वो एग्जिस्ट कर सकेगा। ठीक है, तो आप ये उसकी जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपके सामने है उसकी। तो आपको पता है कि जो हम जिस भी वाइंडिंग्स को, जैसे अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम जो जो आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं उसको हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज सप्लाई, कि आप किसको अप्लाई सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम जो है वो जिस वाइंडिंग को आप वोल्टेज सप्लाई जो है वो कनेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। और ये सिंगल जो आपके पास साइन शो हो रहा है दैट इज ऑफ द साइन वेव, तो इट मीन्स कि जो हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं वो एसी सप्लाई है। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको जो नज़र आ रही है जहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करने का मतलब ये है कि लोड रेजिस्टेंस जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं मोस्टली आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट देखने के लिए, तो वो हम इसको सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको हम ये वैसे भी डिस्कस करते हैं कि इन दोनों जो वाइंडिंग्स होती हैं उनके दरमियान डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता, बट यहाँ पे इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होना है वो ईएमएफ को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपका सेकेंडरी होता है उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों फिनोमिनाज पॉसिबल है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप सिंगल वाइंडिंग कंसिडर कर रहे हैं तो पहले सेल्फ इंडक्शन से इसमें इंडक्शन हो सकती है करंट की, और इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी वाइंडिंग एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें भी करंट और वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होगा। तो आपने जो प्रैक्टिकल करना है उसमें आपने दोनों चीज़ों को स्टडी करना है कि प्राइमरी करंट की वजह से सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स हैं उनमें कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या प्राइमरी जो वोल्टेज है उसमें चेंज की वजह से सेकेंडरी में जो है वो क्या वोल्टेज चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम प्राइमरी में वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, तो प्राइमरी का वोल्टेज और करंट चेंज जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए सेकेंडरी के साथ जो है वो अटैच होता है। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि अगर अच्छा, दूसरा ये कि हम इसमें हमेशा एसी सप्लाई ही कनेक्ट करते हैं, डीसी सप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि डीसी सप्लाई करने से जो अल्टरनेटिंग इफेक्ट है वो नहीं आता। मतलब एसी सप्लाई जब आप करते हैं तो आपको पता है कि उसमें अल्टरनेटिंग साइकिल आता है, पहले पॉजिटिव साइकिल आता है फिर नेगेटिव साइकिल आता है, तो वो अल्टरनेटिंग साइकिल की वजह से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि बेसिक थिंग है आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग के लिए। अगर आपका फ्लक्स अल्टरनेटिंग नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि सेकेंडरी में इंडक्शन नहीं होगी। तो डीसी क्यों नहीं लगाते, डीसी इसलिए नहीं लगाते, अगर हम डीसी लगाएंगे तो आपका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी में जो इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमने, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम प्राइमरी के क्रॉस जो है वो V1 वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, या ईएमएफ जो हमने इसकी लगाई है, वोल्टेज लगाई है, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो आपको याद होगा, आपने लेंजेज ला पढ़ा होगा, और आपको पता है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो जो करंट सोर्स होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो आपका आपको ट्रांसफार्मर नज़र आएगा कि अगर तो वो सेपरेट आपको वाइंडिंग्स जब नज़र आएंगी वो तो बिल्कुल सेपरेट एक दूसरे से पड़ी हुई हैं, तो फिर उनके दरमियान आप जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका जो सर्किट कनेक्ट होगा, जो आप सोर्स लगाएंगे या जो आप बैटरी लगाएंगे वो तो आप प्राइमरी के साथ लगा रहे हैं, तो सेकेंडरी के क्रॉस आपको वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, हालांकि वहाँ पे तो आपने इन दोनों के दरमियान कोई वायर्स ही कनेक्ट नहीं की। तो इसका आंसर ये कि दे आर नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बट दे आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, तो
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो किस पे डिपेंड करेगी फिर? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है उसका फार्मूला आपको याद होगा अगर आप, तो एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है जी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है प्राइमरी में, वो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इसी तरह इसकी वजह से जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगी वो ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो वहाँ पे आपको इसकी पता होनी चाहिए ये रेशियो जो है कि आपने किस तरह से ये यूज़ करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद इसकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जब भी आप ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं तो इसमें यूज़ होता है कि एडी करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट्स जो होते हैं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंसिडर किया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो कभी एडी करंट्स के बारे में आपने पढ़ा हो तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कोई आंसर करेगा? जी क्लास, एडी करंट्स के बारे में कुछ पढ़ा हुआ? जी मैम, लॉस होता है वो, हमें आउटपुट इसी की वजह से कंप्लीटली मिलती है। एडी करंट का लॉस होता है, मतलब वो जो हम इनपुट देते हैं वो आउटपुट हमें वो नहीं मिलती, क्योंकि दरमियान में एडी करंट की वजह से लॉस आ जाता है। वही मैं पूछ रही हूँ कि वो एडी करंट्स कहाँ से आते हैं? मतलब उसका कोई सोर्स है ट्रांसफार्मर के अंदर? अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्किंग प्रिंसिपल जो मेन है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से मैम। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज ही रीजन बनता है इन एडी करंट्स का। ठीक है ना, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फैराडे ने ही जब अपना इंडक्शन का लॉ प्रोड्यूस किया था, डिराइव किया था, तो उसमें इसने डिस्कस किया था कि यही जो चेंजिंग है मैग्नेटिक फील्ड में, ये किसी भी कंडक्टर के अंदर जो लूप्स हैं करंट की वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जिनको एडी करंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एडी करंट्स जो हैं जब ये कंडक्टर में से फ्लो करते हैं, जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस में से फ्लो करते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस वाले पार्ट में से फ्लो करते हैं, तो ये डिसिपेट करते हैं। डिसिपेशन मीन कि ये वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि करंट या एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रही है। ठीक है, इनको हम एडी करंट लॉस कहते हैं। ये देखिए पावर के फार्मूला से हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर के। अगर ये करंट जो है एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गए हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फिनोमिना कहाँ पे होगा? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? ट्रांसफार्मर को जब हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगी? प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में। हम एसी सप्लाई किसको देते हैं? प्राइमरी कॉइल को देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा होती है। जब आप मेजर करेंगे ना एक्सपेरिमेंटली, तो प्राइमरी करंट्स की वैल्यू आपको ज्यादा नजर आएंगी और सेकेंडरी की कम नजर आएंगी। तो प्राइमरी में जो करंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि वहां पे रेजिस्टेंस कम होती है। तो जितना ज्यादा प्राइमरी में वो करंट होगा, ठीक है, उसकी हमें वहां पे उतने ही एडी करंट्स के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए वहां पे जो एडी करंट्स की वजह से जो पावर लॉसेस हैं या जो वो एनर्जी लॉसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए समटाइम हम ये कहते हैं कि एडी करंट्स अगर उनको ना कंट्रोल करें, यानी कि लैमिनेशन वगैरह से कंट्रोल किया जाता है, तो अगर वो ना कंट्रोल किए जा सके तो वो आपके ट्रांसफार्मर को बर्न भी कर सकते हैं। टर्न्स रेशियो है
आप टर्न रेशो की बेस पे हम ट्रांसफार्मर की टाइप्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि इधर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स आर ग्रेटर देन द सेकेंडरी और इधर सेकेंडरी आर ग्रेटर देन द प्राइमरी। तो अगर आपकी सेकेंडरी टर्न जो है वो ग्रेटर देन द प्राइमरी है तो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, ठीक है, कि आप वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। और अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न जो है वो स्मॉलर है देन द प्राइमरी तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये जो आपकी नंबर ऑफ टर्न्स है ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपके वोल्टेज और उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से जो आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है या इंड्यूस हो रही है उसका आपके नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। इसको सम टाइम ई से रिप्रेजेंट किया होता है और सम टाइम इसको वी से भी रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। तो ये होगी ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी थ्योरी जो मैंने रिवाइज करवानी थी। तो मैं आपको इसकी जो डायग्राम है वो भी शो करवा देती हूँ। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आज तो नहीं, आज तो हम थ्योरी ही कंप्लीट करेंगे। परफॉर्मेंस यानी कि जो मैं इसकी वीडियो आपको शो करवाऊंगी वो आपको कल दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये है जो ट्रांसफार्मर हमने अपनी लैब में यूज कर रहे हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं इसके दो सेपरेट पार्ट। ये आपका प्राइमरी कॉइल और ये आपके सेकेंडरी कॉइल। और ये जो कोर है आयरन कोर, जिसको हम स्टील आयरन कोर भी बोलते हैं, तो ये वो सेम कोर है जो कि एक ब्लॉक की फॉर्म में है। ये इसको खोला भी जा सकता है, यानी कि अगर आप चाहें तो, मतलब आपने ट्राई नहीं करनी, लेकिन ये हमने खोल के एक दिखा भी देते हैं स्टूडेंट्स को कि ये जो इसके पार्ट्स अलहदा करके ये वाली आप ट्रांसफार्मर का पार्ट अलहदा कर सकते हैं, प्राइमरी वाली और सेकेंडरी वाली का अलहदा से कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कोर जो है वो उसको ऊपर से खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी ये नज़र आ रही है, ये जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, इन होल्स के अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स की जो वैल्यू है वो मेंशन है, ठीक है। इनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हैं, इनकी हर कॉइल के ऊपर ये साइड पे मेंशन है कि इसमें से कितना करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। 10 एम्पेयर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 0.2 ओम है, और जो इसकी इंडक्टेंस है वो 0.6 मिली हेनरी है, ठीक है। ये दोनों तरफ ये इसकी मेंशन की हुई है। अच्छा, दूसरा, ये ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग्स वाला है। इस ट्रांसफार्मर की टोटल 140 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। ये इस पे मेंशन है, इसकी इधर भी 140 वाइंडिंग्स हैं और इधर भी इसकी 140 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, यहाँ पे हम वो जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स मैंने आपको दिखाया है जो कि प्लग इन वायर्स हैं, वो प्लग इन होती हैं, ठीक है। तो अगर एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल सबसे ऊपर वाली वाइंडिंग में जो आपको होल नज़र आ रहा है, और एक ये सबसे नीचे वाली में, तो आप उस वक्त इसकी मैक्सिमम वाइंडिंग्स जो हैं यानी कि 140 वाइंडिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे वाले होल में आते जाएंगे, आप वाइंडिंग्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, कम करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें,
अभी तो यहाँ से आपको क्लोज व्यू तो इतना ट्राई करती हूँ बताने की कि ये जो आपकी लाइंस लगी हुई हैं ये बता रही हैं कि जब आप यहाँ पे किसी वायर को प्लग इन करेंगे तो वो कितनी वाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल इस वक्त 140 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ पे इसको रखा हुआ है तो 140 वाइंडिंग्स शो कर रहा है। यहाँ पे आपने लगाया है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वाइंडिंग्स कितनी है। आप नंबर ऑफ वाइंडिंग्स चेंज कर रहे हैं। इसके पैरेलल लिखा हुआ है वैल्यू 28, इसके पैरेलल लिखी हुई है वैल्यू 42, ठीक है। तो इस तरह से आप वाइंडिंग्स को चेंज करते जाते हैं, यानी कि आपने वायर को एक जगह फिक्स रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्लग इन वायर्स। जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपका जो इनपुट सर्किट होगा, यानी कि जो आपकी एसी सप्लाई होगी वो इसके अक्रॉस कनेक्ट होगी। जो आपकी एसी सप्लाई होगी वो इस प्राइमरी कॉइल के क्रॉस कनेक्ट होगी, और आपका जो लोड होगा वो आपका इसके क्रॉस कनेक्ट होगा। इधर भी 140 वाइंडिंग है, इधर भी 140 वाइंडिंग है, ठीक है। तो बाई चेंजिंग आपने प्राइमरी के अक्रॉस यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करना है, इधर करंट मेजर करना है कि क्या फर्क पड़ता है। फिर आपने सेकेंडरी के क्रॉस वाइंडिंग को चेंज करना है, तो इधर देखना है प्राइमरी के क्रॉस करंट को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दो पार्ट ये हैं आपके प्रैक्टिकल के। थर्ड पार्ट इज दैट कि अगर आप नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को फिक्स रखें दोनों साइडों पे, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को चेंज ना करें, तो जो आपने रियोस्टेट लगाया हुआ है उसके साथ आप रेजिस्टेंस को वेरी करें, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी करंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहला जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा करंट मेजरमेंट का, करंट वेरिएशन का, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। ये तीन पैरामीटर हैं। तो आपका इसका मतलब है तीन पार्ट हो गए इस प्रैक्टिकल के। इन तीनों में ये कि आप तीनों चीज़ें चेंज करने से प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप तीन टेबल आपके पास बनेंगे और तीन ग्राफ आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है प्रैक्टिकल का। पहला पार्ट यानी पहला प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ये है, और उसके आगे आपके तीन पार्ट्स हो गए, ठीक है। दूसरे में आपने दूसरा जो इसका पार्ट होगा ट्रांसफार्मर का वो वोल्टेज वेरिएशन का होगा, ठीक है। बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज में क्या चेंज होगा, या सेकेंडरी अगर आप टर्न्स को चेंज करते हैं तो आपके वोल्टेज में चेंज क्या होगा। दोनों वोल्टेज आप एट द सेम टाइम देखेंगे, प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी का वोल्टेज बाय चेंज। तो आपके तकरीबन ये दो पार्ट जो हो गए वो इसके होंगे। तीन पार्ट होंगे आपके करंट वेरिएशन बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, और दो पार्ट हो जाएंगे आपके वोल्टेज के। एक में आपने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ करंट की वेरिएशन देखनी है, और दूसरे में आपने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ वोल्टेज की वेरिएशन देखनी है, ठीक है, सेकेंडरी और प्राइमरी में। अच्छा जी, ये आपकी मैं जो दिखा रही थी आपको एसी सप्लाई जो हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखें, ये आपका इसमें डीसी का ऑप्शन भी है और एसी का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो जब आप इसको सर्किट में लगाएंगे तो आप एसी सप्लाई को यूज़ करेंगे डीसी की बजाय, ठीक है। जब आप इसको प्लग इन करते हैं, सर्किट में लगाते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो ये इसका पावर ऑन का बटन है, ये ऑन होता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी जो सप्लाई है वो ऑन हो गई है, ठीक है। इसके बाद ये जो इसकी नॉब आपको नज़र आ रही है, इसको आप बाहर थोड़ा सा बाहर को पुल करते हैं और दूसरे में इस तरह से प्लग कर देते हैं, यानी कि आप ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 14 वोल्ट तक आप जो है इसमें से सप्लाई दे सकते हैं। तो इस वक्त हमने 6 वोल्ट रखा हुआ है, तो नॉर्मली हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो 4, 6 या मैक्सिमम 8, तो ट्राई होती है कि 6 तक जो है 6 वोल्ट पे इसको करके, ये फिक्स नहीं है, आपका वोल्टेज वेरी हो सकता है। तो यहाँ से आप इसकी नॉब निकाल के ये नॉब इधर फिक्स कर देते हैं। ये जब आपको वीडियो दिखाऊंगी सुबह तो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर यहाँ से इस बटन को हम पुश कर देते हैं, तो ये आपकी एसी सप्लाई जो है वो जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ तक